हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कम नाइस। लास्ट मैंने आपको करवाया था लाइफ ऑफ तोरू दत्त। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था तोरू दत्त असर्शन ऑफ लाइफ में। मैंने आपको बताया था हमारे 4 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, दत्त फैमिली एल्बम। सेकंड था हमारा तोरू दत्त लाइफ, और नेक्स्ट है हमारा तोरू दत्त लिटरेरी career. Let's start. The first anthology Aru and Toru worked on was a volume of translation from the French into English called A Chef Gleaned in French Field, which is without doubt the most well known of Toru Dutt works. जो तोरू और अरु का वॉल्यूम ऑफ ट्रांसलेशन थी, मतलब उसका वर्क था जो फ्रेंच, वो किस में था? इंग्लिश में था। अ शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड। द इंडियन एडिशन वॉज अ लार्ज ऑक्टेवो वॉल्यूम ऑफ 252 पेजेस। जो उसका ये एडिशन था, मतलब एडिशन था, उसमें क्या थे? 252 पेजेस थे, जिसमें से विच 40 कंसिस्टेड ऑफ नोट्स। 40 नोट्स थे जो किस चीज को शो कर रहे थे? तोरू वास्ट इनसाइट इनटू फ्रेंच लिटरेचर, मतलब तोरू की गहराई को डिस्क्राइब कर रहे थे फ्रेंच लिटरेचर की ओर। 8 ऑफ द 165 पोएम्स, मतलब 165 पोएम थी टोटल। उनमें से जो 8 थी वो किसके द्वारा कंपोज की गई थी? अरु के द्वारा। एंड द रेस्ट बाय तोरू दत्त। जितनी भी बाकी बची वो सभी तोरू दत्त की थी। द ट्रांसलेशन वर फ्रॉम अबाउट 70 परनेशियन पोएट्स। ये जो ट्रांसलेशन की 70 परनेशियन पोएट्स थे उनके द्वारा की गई। इनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेंड्स, आप इनको रीड कर लेना पॉज करके, आपको इजीली सीन हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, और मीनिंग भी इनके साथ में दिए हुए हैं। थो शी वॉज चीफली कंसर्न्ड विद फ्रेंच रोमांटिक पोइट्स। जो तोरू थी वो किससे कंसर्न रहती थी? मोस्टली रोमांटिक पोइट से, फ्रेंच रोमांटिक पोइट से। शी डिड नॉट कन्फाइन हर सेल्फ टू देम, बट फिर भी वो खुद को कन्फाइन नहीं करती थी उनके सामने। इन हर ट्रांसलेशन ऑफ विक्टर ह्यूगो, much of his variety and vigor of rhyme, meter, splendor and sonority of diction is evident. जो ट्रांसलेशन थी विक्टर ह्यूगो की, उसमें क्या थी? वैरायटीज थी काफी, जैसे वाइगर ऑफ रायम, मतलब रायम की पावर, मीटर, स्प्लेंडर होता है शान, स्नोरिटी होता है ध्वन्यात्मक। ये क्या थे? इविडेंट थे उसकी राइटिंग्स में। दीज हाईलाइट हिज एपिक ग्रैंड्योर। ये किस चीज को हाईलाइट करते हैं? महाकाव्य की भव्यता को। हिज पावरफुल डिस्क्रिप्शन, सारी राइटिंग्स उसकी क्या थी? पावरफुल डिस्क्रिप्शन थी। उसके लाइरिकल स्किल बताए गए हैं, ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग को बताया गया है, और गहराई वाली शहीद भावना को बताया गया है। मैनी पोएम्स पर्टिकुलरली ह्यूगो आर होमली, जॉयस एंड सिंपली सीन। कुछ जो ह्यूगो की मतलब पोएम्स हैं उनमें क्या है? खुशी दिखाई गई है, कुछ में सिंपल सीन, किसी में काइंडनेस दिखाई है, किसी में ब्रेवरी, किसी में बचपन, किसी में आइडल मैनहुड दिखाया गया है। द सब्जेक्ट डियरेस्ट टू हर वर पैथेटिक वंस, दोज दैट स्पोक ऑफ सेपरेशन एंड लर्नलीनेस। जिस सब्जेक्ट ने उसको दयनीय दिखाया है वो किसकी बात करता है? सेपरेशन और लर्नलीनेस की। उसमें और क्या क्या चीजें हैं? एग्जाइल, कैप्टिविटी, ये थीम्स है उनकी। एल्यूजन एंड डिजेक्शन, लॉस एंड ब्रीवमेंट, डिक्लाइनिंग एंड सीजन, इसमें काफी है। जैसे लाफ्टर एंड पैथोस, ब्यूटी, ट्रेजेडी, सक्सेस, रेग्रेट। डू यू अंडरस्टैंड गाइज? बिसाइड्स बीइंग इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रोमांटिसिज्म, इसके अलावा उसे सबसे ज्यादा किससे इंस्पायरेशन मिली? फ्रेंच रोमांटिक से। शी वॉज ऑल्सो गाइड बाय, उसको तोरू दत्त को और गाइड किया गया एलिजाबेथ बैरेटे द्वारा, ब्राउनिंग द्वारा, जॉन कीट द्वारा, चार्लेट ब्रोंटे द्वारा, जेन ऑस्टन द्वारा कम से
कम। नेक्स्ट है हमारा द सप्ताहिकी संबद्ध प्रेस ऑफ भवानीपुर पब्लिश्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक इन 1876। तोरू की फर्स्ट बुक थी जो वो कहाँ पे कौन सी प्रेस में, भवानीपुर में थी, सप्ताहिकी संबद्ध प्रेस, उसमें उसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया 1876 में। देयर वॉज नीदर अ प्रीफेस नोर एन इंट्रोडक्शन, उसमें उसकी कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं थी। इन द सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड बाय, सेकेंड एडिशन भी सप्ताहिकी संबद्ध प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया 1878 में। और इसके बीच किस चीज की मेमोरी थी, तोरू बाय हर हार्ट ब्रोकन फादर, मतलब उसके पिता की हार्ट ब्रोकन वाली सारी फीलिंग्स उसमें थी, मतलब पिता के हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को उसमें डिस्क्राइब किया गया था। दिस न्यू एडिशन कंटेन्ड 30 फ्रेश ट्रांसलेशन एंड thus took the total number of poem to almost 200। उसमें 30 न्यू ट्रांसलेशन और थी और ऑलमोस्ट टोटल कितनी थी, 200 पोएम्स थी। उन पोएम्स को रीग्रुप्ड किया गया और उनकी बुक के जो फ्रंट पीस थे वो तोरू और अरुदत्त के थे। नेक्स्ट है मेजर्स केगन पोल इन लंदन। जो केगन पोल था उसका थर्ड एडिशन केगन पोल में लंदन में 1880 में पब्लिश किया। सर रोपर लेदर ब्रिज इन द इंडियन मैगजीन एंड रेव्यू ऑल्सो पब्लिश 2 of the translation in an anthology। He also wrote an article of the poetry of तोरूदत्त। जो सर रोपर थे उन्होंने इंडियन मैगजीन में रेव्यू किए और पब्लिश की उसकी 2 ट्रांसलेशन एंथोलॉजी में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, खुद ने एक आर्टिकल लिखा ऑन द बेस्ड ऑफ द पोइट्री ऑफ तोरूदत्त। द फर्स्ट पोएम इन द शेफ इज द स्लीप ऑफ द कॉन्डर बाय लेकोंटे डे लिजले, while the concluding sonnet a man pair which is an original composition। ये जो फर्स्ट पोएम थी उसमें क्या था, एक सोनेट भी था, अ मोन पेयर, जो क्या थी, उसकी ओरिजिनल कंपोजिशन थी। अर्ली रिव्यूज ऑफ तोरूदत्त बुक वर मोस्टली फेवरेबल। जो उसकी स्टार्टिंग रिव्यूज थी बुक की वो क्या थी, काफी फेवरेबल थी सबकी। द हिंदू पैट्रियोट ये किसके द्वारा एडिट की गई, बाबू क्रिस्टो दास द्वारा। द इंग्लिशमैन ये एडिट की गई JW फर्सेल, ये सभी उसकी राइटिंग्स है। एंड द इंडियन कैरिवरी अलोंग विद द इंडियन मिरर एंड द मद्रास स्टैंडर्ड रिव्यू हर शेफ एंड द लेटर मिस्टूक तोरूदत्त फॉर अ जेंटलमैन। ये सारा कुछ उसने रिव्यू किया। तोरूदत्त was rather amused and perhaps a little flattered at the mistake। rather amused मतलब दुखी होने के बावजूद भी वो क्या थी, amused मतलब खुशी महसूस कर पा रही थी। ये सेंटेंस उसी बेस पे लिखा गया है। perhaps a little flattered at this mistake मतलब उससे एक मिस्टेक हुई, फ्लैटर मतलब चापलूसी, शायद उससे चापलूसी करते हुए कोई मिस्टेक हुई, फर्स्ट टाइम उसने चापलूसी की। The friend of India praised the work as a good omen for the future of women in India। सबसे बेस्ट राइटिंग उसकी किस रिलेटेड थी, फ्यूचर ऑफ वुमेन इन इंडिया। The Bengal magazine to which she had been a regular contributor under the pen name of TD hailed the advent of her book in lines of adulteration। A majority of the reviewer appeared to be astonished at the accomplishment of the author and Indian in both English and the French language। Guys, ये सारी जितनी भी मैंने आपको बताई है सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में, ये फोर्थ भी इसी मतलब उसकी राइटिंग्स के रिलेटेड ही सारा कुछ इसमें बताया गया है। मतलब जितनी भी उसकी राइटिंग थी मोस्टली वो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में थी। मतलब ज्यादा मेजॉरिटी जो थी मतलब ऑथर की अचीवमेंट की वो किस में थी, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में। बिफोर हर डेथ तोरूदत्त हैड पब्लिश्ड अ फ्यू प्रोस एसे। उसकी डेथ से पहले
तोरुदत्त ने कुछ ऐसे मतलब कुछ प्रोज पब्लिश किए, इंक्लूडिंग वन ऑन हेनरी डेरोजियो। उस प्रोज में से एक हेनरी डेरोजियर के ऊपर लिखा था बंगाल मैगजीन में। आफ्टर हर डेथ, उसकी डेथ के बाद, हर फादर डिस्कवर्ड अमंग हर पेपर्स अ फुल लेंथ नोवेल। उसी के रिलेटेड उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता ने वो पेपर्स फाइंड आउट किए जहाँ पे वो राइटिंग करती थी। वो फ्रेंच में लिखे हुए थे एज वेल एज अदर अनपब्लिश्ड, और वो क्या थे? अनपब्लिश्ड थे। The French novel Le Journal de Mademoiselle d'Arvers was published in 1879। ये जो फ्रेंच नोवेल था इसको फिर पब्लिश करवाया गया 1879 में फ्रांस में। किसकी हेल्प ली थी उसके फादर ने? क्लैरिसे बैडर की। The novel is an attempt on Torudat's part to depict scene from French society of the mid-19th century, and it interesting because understanding of this society on the part of the author। इस नोवेल में क्या अटेम्प्ट किया गया था? मिड 19th सेंचुरी की जो सिचुएशन थी, मतलब फ्रेंच सोसाइटी की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया था, मतलब उस सोसाइटी को बड़ी नजदीकी से, बहुत नजदीकी से समझना। The novel has been translated into English। The novel, which is in the form of extract from the diary of a French Catholic girl। ये जो नोवेल था एक फ्रेंच कैथोलिक गर्ल की डायरी में से मिला। कवर द पीरियड ऑफ अ ईयर एंड अ हाफ, मतलब 1.5 ईयर का ये टाइम पीरियड कवर कर रहा था। व्हेन मार्गुराइट द हीरोइन, मार्गुराइट थी जो हीरोइन थी, लीव्स हर कन्वेंट टू हर प्री मैच्योर डेथ, मतलब उसके डेथ का टाइम उसे पहले ही कन्वेंट कर दिया गया। मार्गुराइट इज द ओनली चाइल्ड ऑफ अ रिटायर्ड जनरल। मार्गुराइट अकेली चाइल्ड थी अपने रिटायर्ड जनरल की। एंड हिज वाइफ लिविंग इन ब्रिटेनी, और उसकी पत्नी किस में रहती थी? ब्रिटेनी में। द स्टोरी बिगिंस ऑन हर 15th बर्थडे एट अ पार्टी एट मार्गुराइट पेरेंट्स। ये स्टोरी कब स्टार्ट हुई? उसके 15वें बर्थडे पे मार्गुराइट के पेरेंट्स की पार्टी थी जब होम। ड्यूरिंग द कोरस ऑफ विच शी मीट अ विडो काउंटेंस। वहां क्या हुआ? वो एक विडो काउंटेस से मिली जिसके 2 सन थे। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, एक यंग ऑफिसर लुइस लेफवर विजिट देयर होम। जो लुइस थे उनके घर गए। उसके पिता क्या चाहते थे? मैरी की उससे, मतलब मैरी की शादी हो जाए मार्गुराइट से। बट मार्गुराइट ने रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया, बिकॉज वो प्यार करती थी काउंट डोनियस से। एंड हिज मदर, उसकी मदर काउंटेस थी जो उसने उन दोनों का मैच अप्रूव कर दिया था, मतलब काउंट का और मार्गुराइट का। बट ड्यूनोइस एंड गस्टन, ये दोनों यंगर ब्रदर थे जो दोनों किसके प्यार में पड़ गए थे? एक मेड थी जिनेटे, विलेज गर्ल थी वो, whom मार्गुराइट हैड प्रीवियसली सेंट टू द काउंटेस, जिसको मार्गुराइट ने पहले ही भेज दिया था काउंटेस के पास। जो ड्यूनोइस थे उसने ब्रदर को मार दिया जेलसी करके। एंड इज कॉन्डम टू पेनल सर्विट्यूड, और क्या किया? उसकी निंदा की। ही कमिट सुसाइड एंड द काउंटेस गोज मैड, उसने क्या किया? सुसाइड कर लिया और जो काउंटेस थी वो पागल हो गई। लेटर इन द नोवेल मार्गुराइट फॉल सीरियसली इल। नोवेल के लास्ट में, मतलब बाद में, मार्गुराइट थी वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। एंड मैरीज लुइस टू प्लीज हर पेरेंट्स, मैरीज ने, मतलब लुइस ने उनके पेरेंट्स को खुश करने के लिए अ डीप लव फॉर लुइस 12, मतलब लुइस ने प्यार दिखाया। एंड दे लिव हैप्पीली फॉर अ शॉर्ट वाइल, वो थोड़े टाइम के लिए खुश रहने लगे।
एट नाइस में। मार्गोराइट रिटर्न्स होम टू गिव बर्थ टू अ बेबी एंड डाइज। मार्गोराइट अपने घर गई, उसने बच्चे को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई और अपने बेटे को वो छोड़ गई। द स्टोरी इज अ मेलोड्रामेटिक बट फ्री ऑफ सॉर्डिड डिटेल। सॉर्डिड होता है घिनौना, इसमें कुछ भी घिनौना शो नहीं किया गया है। इट इज एबल टू ग्रिप द अटेंशन ऑफ इट्स रीडर विद इट्स कैची नरेटिव एंड वेल स्केच्ड कैरेक्टर। ये जो नॉवल है एक ट्रेजिक है, इसमें देखने वाले की नजर को मतलब अट्रैक्ट किया गया है, ग्रिप पकड़ है अट्रैक्ट करने की। द रिव्यूज ऑफ द नोवेल वर देयरफॉर यूनिफॉर्मली गुड। ये जो रिव्यू है नोवेल की ये गुड है। तोरू सेकंड एंड ओनली इंग्लिश नोवेल बियांका। जो सेकंड नोवेल है उसका बियांका। फर्स्ट कौन सा था? ले जर्नल और सेकंड है बियांका। और द यंग स्पेनिश मेडन वॉज अ फ्रेगमेंट। ये एक पीस है, फ्रेगमेंट है जो उसके फादर ने दोबारा डिस्कवर किया था उसकी डेथ के बाद। ये जो टुकड़ा है उसे पब्लिश किया गया था सीरियल फॉर्म में बंगाल मैगजीन में जनवरी से लेके अप्रैल 1878 तक। ये जो प्लॉट है बियांका का मतलब बियांका नोवेल का जो स्ट्रक्चर है और द यंग स्पेनिश मेडन इज ट्रेजिक, ये जो है ये भी ट्रेजिक है ले जर्नल की तरह, मतलब उस नोवेल की तरह ये भी ट्रेजिक है। बियांका ग्रेशिया इज द ओनली सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ अ स्पेनिश जेंटल वुमन हु सेटल्ड इन एन इंग्लिश विलेज। इसमें भी क्या है, जो बियांका ग्रेशिया है वो अकेला चाइल्ड है एक जेंटल वुमेन का जो इंग्लिश विलेज में रहती थी। द स्टोरी स्टार्ट विद द डेथ ऑफ द इंस बियांका एल्डर सिस्टर। ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? बियांका की एल्डर सिस्टर जब डेथ हो जाती है उसकी। एंड द फंडल ऑन अ कोल्ड फेब्रुअरी डे। जो उसका अंतिम संस्कार है वो फेब्रुअरी की ठंडे दिनों में किया जाता है। बियांका इज ओवरकम विद ग्रीफ एंड मार्था। उसे बहुत दुख होता है। हर स्कॉटिश मेड परसुएड हर टू ट्राई एंड फॉरगेट द लॉज। जो मेड होती है उसे मनाती है, परसुएड करती है कि वो इस दुख को भूल जाए। अ ईयर आफ्टर इन्स डेथ हर फियांसे। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे उन्होंने फाइनेंस लिख रखा है, यहाँ पे आएगा फियांसे। उसका फियांसे था बियांका का मिस्टर इनग्राम। उसने प्रपोज किया उसे मैरिज के लिए। बट बियांका हैज इन द मीन वाइल, बट बियांका थी वो दूसरे मैन को प्यार करती थी। उसका नाम क्या था? लॉर्ड मूरे। बियांका लेडी है। हु अनफॉर्चुनेटली फॉर हर इज कॉल्ड टू डू सर्विस इन द क्राइमीन वॉर। जिसे सेवा करने के लिए जो सेवा कर रहा था क्राइमीन वॉर में। हेयर द फ्रेगमेंट कंक्लूड। इसमें एक टुकड़ा है। इट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एन इमेजिनेशन एज melancholic as that which composed ले जर्नल। इसमें भी क्या है, एक एविडेंस है सिर्फ इमेजिनेशन का, दुख का। ये भी एक ट्रेजिक नोवेल है। नेक्स्ट है हमारा द अदर वर्क ऑफ रेप्यूट बाय तोरू दत्त। जो बाकी के वर्क थे तोरू दत्त के, उन्हें भी तब पब्लिश्ड अगेन पब्लिश्ड पोस्टहमसली। पोस्टहमसली होता है मर जाने पर ही पब्लिश्ड किया गया। जैसे एनिसेंट बैलेड एंड द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। जो केगन पोल थे ट्रैंक एंड को, उन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्टरी मेमोयर जो था बाय एडमंड गूस द्वारा फर्स्ट एडिशन उसका लाया गया पोयम का लंदन में 1882 में। इसमें क्या था, जो बैलेड और लीजेंड थे वो किस रिलेटेड थे? गॉडेस ऑफ उमा। मतलब ये आर्क टाइप के थे, इंडियन वुमेनहुड थी उसमें, गॉडेस सीता एंड सवित्री। और 4 क्या थे? यंगस्टर्स थे, उनके नेम हैं ध्रुव, बूटू, सिंधु एंड प्रहलाद। रिमाइंडर जो बचे मेल हीरोज थे 2,
जिनके नेम थे लक्ष्मण एंड भरत। एज दिस लिस्ट इंडिकेट, ये जो लिस्ट है नेम्स की, मतलब गोडेसेस की, हिंदू आर्क टाइप के गोडेस है जो, ये क्या इंडिकेट करते हैं? तोरू दत्त ही ओनली फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटिंग थी जिन्होंने इंडियन लैंग्वेज, मतलब इंडियन की मिथोलॉजी को यूज किया। Though there are scattered reference to these in the work of her predecessor, मतलब उसने अपने पहले, मतलब बैलेट्स गाथा की और प्रीडिसेसर पहले के जो वर्क थे उनमें से उनका रेफरेंस दिया। हर ट्रीटमेंट ऑफ हिंदू मैथोलॉजी रिवील एन इंस्टिंक्टिव एम्पैथी, मतलब उसने सहज सहानुभूति दिखाई situation and condition of life which they represent, despite the fact that she herself was a second generation Christian brought up in a semi westernized domestic environment। ये सेकेंड जनरेशन की क्रिश्चियन थी जिसने क्या था, सेमी वेस्टर्नाइज डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को लाई, मतलब उसने ब्रॉट अप किया सेमी वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को। हर पोएटिक टैलेंट इज वर्सेटाइल, जो उसका टैलेंट था पोएटिक का वो क्या था, वर्सेटाइल था, मतलब फ्लेक्सिबल था। फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट शी एक्सप्लोर इन दिस बुक रेंजेस, उसकी जो बुक्स थी उसमें एक सोनेट था बोगमारी, पोयम थी सवित्री, ड्रामा था लक्ष्मण। इस सोनेट में, बोगमारी सोनेट में क्या दिखाया गया है, नेचर की पावर को, ब्यूटी को, एट द सेम टाइम एक टेंडरनेस को दिखाया गया है जिसमें ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया गया है, मतलब कोमलता को दिखाया गया है। ये लाइंस दी हुई है हमें। एंड ओ द क्विट पोर्ट्स द सैम्यूल्स लीन, रेड रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक ट्रम्पेट साउंड of bamboos to the eastward when the moon looks their gaps and the white lotus changes into a cup of silver। ये जो लाइंस है सवित्री पर बेस्ड हैं। The first poem Savitri is the longest and one of the most beautiful legend in the Mahabharata। ये जो उसकी फर्स्ट पोएम थी सवित्री, ये एक लॉन्गेस्ट पोएम है और ये एक ब्यूटीफुल लीजेंड है महाभारत में। तोरुदत्त यूजेस द इंग्लिश बैलेड ट्रेडिशन, इसमें उसने क्या किया है, इंग्लिश बैलेड ट्रेडिशन यूज किया है और ऑक्टोसिलेबिक क्वार्टेट्स यूज किया है दैट आर मोनोटोनियस एट टाइम। सवित्री किसके बारे में बता रही है, द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंजुगल लव टुडे। कंजुगल क्या होता है, वैवाहिक, मतलब आज का वैवाहिक प्यार। वाइल एक्सपाउंडिंग होता है व्याख्या करना। द आइडियल्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड, मतलब वो इंडियन वुमेनहुड की व्याख्या कर रही है। एंड द इसेंशियल ऑफ वेदांतिक फिलोसफी, और बता रही है फिलोसफी की इसेंशियलनेस को। It has remarkable the description of natural scene and sight of the marriage procession, मतलब वो बारात के सीन को डिस्क्राइब कर रही है। ऑफ द हर्मिटेज एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग्स जो भी इन्वायरमेंट है। हर रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड टू फिल अप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेबल इन अ लाइन। It was that fatal speech, a gleam of faint hope is born. Pale the stars above them burned, and the day long will not appear। ये क्या है, कीट्स की इमिटेशन है, मतलब नकल है। ये लाइंस लक्ष्मण प्रेजेंट एन इनसाइट इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, इसमें जो लक्ष्मण है वो किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड को, मतलब बंधन को। बाइंडिंग मेंबर ऑफ एन इंडियन फैमिली, वो बंधन जिसमें एक इंडियन फैमिली के जो लोग होते हैं, मतलब रिश्तों को कैसे बांध के रखा हुआ है, जैसे भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का, माता पिता का। लक्ष्मण रिमेन फेथफुल एंड लॉयल टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ राम एंड इज नॉट रफल्ड बाय द एक्यूसेशन ऑफ सीता। जो लक्ष्मण था वो हमेशा फेथफुल और लॉयल रहा है उसके ब्रदर द्वारा जो इंस्ट्रक्शन उसे दी जाती थी।
Learn this whatever comes may come, but I shall not survive my love. Of all my thoughts here is the sum, witness it gods in heaven above. ये लाइन्स है जो लक्ष्मण ड्रामा पर बेस्ड है। जो गाद्या उमा is taken from folklore. The royal ascetic and the Hind retell the story of the failure of the life of asceticism. asceticism क्या होता है? जो सन्यासी लाइफ होती है। जो स्टोरी है रॉयल ascetic एंड द हिंद, इसमें क्या बताया गया है? एक किंग भारत था, मतलब राजा था जो एक तपस्वी बन गया था। उसने क्या कहा था कि उसने एक न्यू बोर्न हिंद, मतलब एक जन्मे बच्चे को डूबने से बचाया है। द लिटिल हिंद, ये जो छोटा हिंद था उसका साथी बन गया था, मतलब कंपेनियन बन गया था। और वो इसके प्यार से ही, मतलब दोनों में जो प्यार था काफ़ी ग्रू करने लगा। जो उसे हिंद का काफ़ी शौकीन हो गया, जो तपस्वी था वो हिंद का काफ़ी शौकीन हो गया, उसको उससे काफ़ी प्यार हो गया था, मतलब इमोशनल अटैच हो गया था। जो लव था हिंद के लिए वो क्या था? उसकी लाइफ के लिए बाधा बनने लगा, जिससे डिटैच्ड हो गया सेटिसिज्म से। मतलब जो उसका ये पंथ था तपस्वी वाला, उससे उसको डिटैच होना पड़ा, मतलब अलग होना पड़ा। तोरूज हार्ट सीम टू बी सिंपैथाइजिंग, तोरू ने इसके लिए किंग के प्रति काफ़ी सहानुभूति दिखाई। watched and watched his favorite through a blinding film of tears and could not think of the beyond of hand, so keen he felt parting. ये जो लाइन्स है किस बेस्ड पे है? द रॉयल ascetic एंड द हिंद। नेक्स्ट है द लीजेंड ऑफ ध्रुवा इज फ्रॉम द विष्णु पुराण। ये जो ध्रुव लीजेंड है ये विष्णु पुराण में से लिया गया है। इट रिलेट द स्टोरी ऑफ अ प्रिंस द सन, इसमें एक प्रिंस के बेटे की, मतलब प्रिंस है सन, जो मतलब उसकी जो क्वीन है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती प्रिंस को। हु स्कॉन्ड मटीरियल ट्रेजर, वो कहती है मतलब कौन स्पिरिचुअल ग्रेटनेस के लिए मटेरियल ट्रेजर को खोजेगा, मतलब कौन करेगा स्पिरिचुअल ग्रेटनेस के लिए वर्ड के ट्रेजर को कौन खोजेगा। इट एक्सटोल्स द हिंदू डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, इसमें क्या है? हिंदू डॉक्ट्राइन जो है कर्म की प्रशंसा की गई है, मतलब हिंदू डॉक्ट्राइन में कर्म की प्रशंसा की गई है। ध्रुव लीव हिज फादर हाउस, ध्रुव ने अपने पिता का घर छोड़ दिया था और वो वापस नहीं आया था, वो जंगलों में रहने के लिए चला गया था क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। और वो किसको ढूंढने गया था? हाईएस्ट हेवन, मतलब स्वर्ग को। वेयर ही स्टिल, जहाँ पे तारे चमक रहे हैं, रात को उसे दिखाई दे रहा है स्वर्ग में तारे चमक रहे हैं। By prayer and penance, Dhruva gained at last the highest heavens, and there shine a star. Nightly men see him firmament. Legend of Dhruva, मतलब ये किस बेस पे है लाइन्स? Legend of Dhruva. बुल्टू मतलब एकलव्य हैज फॉर इट्स हीरो अ लो कास्ट हंटर सन। एकलव्य को क्या लगता है ये जो है वो क्या है? मतलब लो कास्ट का बेटा है, शिकारी है। Who sacrifice his right thumb at his master behest and is blessed finally master द्रोणाचार्य, जिसने अपने मास्टर के कहने पर अपना राइट अंगूठा मतलब कटवा दिया है, राइट अंगूठा सेक्रीफाइस कर दिया। Fame shall sound thy praise from sea to sea, and men shall ever link thy name with self-help, truth और modesty। ये जो लाइन्स है ये एकलव्य पर बेस्ड है। Sindhu is the story of the ideal son dealing with the eternal theme of parental love। जो सिंधु है वो पेरेंटल लव मतलब पेरेंट्स के लव पर बेस्ड है। प्रहलाद इज द स्टोरी ऑफ किंग हिरण्यकश्यप हु वॉज अ टेरर बोथ ऑफ गॉड्स एंड द मैन। जो प्रहलाद स्टोरी है वो क्या है? एक राजा है हिरण्यकश्यप जो कि है एक टेरर है, वो
मतलब दोनों के लिए, गॉड्स और मैन के लिए। द लास्ट लीजेंड इन द कलेक्शन इज सीता। उसकी सबसे लास्ट लीजेंड कौन सी है? सीता। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वाज अ फ्रिक्वेंट अकरेंस ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड डेज। मतलब सीता में उसने किस चीज की डिस्क्रिप्शन की है जो उसके साथ फ्रिक्वेंटली अकर हुआ था चाइल्डहुड डेज में, मतलब जो उसके साथ बचपन के दिनों में हुआ था। The three of them see a dense forest where no submarine prize. Gigantic flower on creepers that embrace tall trees. There is quite lucid lake. The white swans glide there whirring from the brake. The peacock springs there. Herds of wild deer race. Their patches gleam with yellow waving grain. There dwells in peace the poet Anchorite. ये लाइन्स है उसकी पोयम सीता में से ली गई हैं। हर एनिसेंट बैलेड कंटेन सर्टेन पोर्ट्रायल्स। जो उसका एनिसेंट बैलेड था उसमें से ली गई हैं सर्टेन पोर्ट्रायल्स विच क्रिएट द मैनकाइंड ऑफ, जिसमें क्या है स्पीच पर बेस्ड है, मतलब स्पीच ली गई हैं ड्रामेटिक। सवित्री, सीता एंड जोगाध्या, उमा आर द आइडियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन वुमेनहुड और फेमिनाइन नेचर। जो एनिसेंट बैलेड है उसमें क्या है सवित्री, सीता और उमा तीनों को रिप्रेजेंट किया गया, मतलब किसके लिए? इंडियन वुमेनहुड के लिए, मतलब फेमिनाइन नेचर के लिए। What was the meaning? Was it love? Love at first sight, as poets sing. Is there no fiction heaven above? Is witness that the heart its king finds often like a lightning flash. ये lyrical ballad पर based हैं। On the whole of anthology contain narrative charged with lyric infusion of joy and sorrow. जितनी भी एंथोलॉजी है उसमें जॉय और सोरो, एंगर एंड पैथोस, मतलब ये वाले थीम्स लिए गए हैं। डिजेक्शन एंड होप। अपार्ट फ्रॉम हर बैलेड, उसके बैलेड्स के अलावा उसे और भी मसीलियस पोयम के लिए जाना जाता है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल है। नियर हेस्टिंग, लोटस, अवर कैजराइन ट्री, फ्रांस 1870, द ट्री ऑफ लाइफ ऑन, ये उसकी पोएम्स के नेम हैं। द पोएम अवर कैजोराइन ट्री, जो कैजोराइन ट्री है उसकी पोएम, उसमें क्या है, क्या उद्देश्य है उसका, मतलब एक्चुअल फिजिकल ट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसकी चार्म के बारे में जो तोरू दत्त चाइल्डहुड में थी। कैजोराइन ट्री उसके चाइल्डहुड पर बेस्ड है। द लास्ट वर्स ऑफ दिस पोएम हैज अ रिच, जो उसका लास्ट वर्स है पोएम का वो रिच है, रोमांटिक फर्वर है। Fear, trembling, hope, and death the skeleton, and time the shadow, and though weak verse, that would thy beauty feign, or feign rehearse, may love defend thee from oblivion curse. Her diction derived from a blend of the English romantic manner and the English Victorian style of writing in poetry. ये जो डिक्शन है दोनों में से बनाया गया है, इंग्लिश रोमांटिक मैनर और विक्टोरियन स्टाइल ऑफ राइटिंग में। Not surprisingly, therefore, there are many archaism in her language. उसकी लैंग्वेज में काफ़ी सारे archaism यूज़ किए गए हैं जो कि मॉडर्न रीडर के पढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ये जो archaism है ये एक तरह के इंग्लिश ईडियम है। इसमें क्या है, इंग्लिश कंटेंट की ऑथेंटिसिटी है। बट द फॉल्ट ऑफ तोरू राइटिंग आर मेयरली, तोरू दत्त की राइटिंग में सिर्फ यही फॉल्ट है, She might have corrected them. She lived to write longer. वो उनको करेक्ट कर सकती थी, मतलब वो और भी अच्छा लिख सकती थी अगर वो लंबी जीवन यात्रा अपनी जीती। तोरू दत्त लाइफ एंड लेटर वॉज पब्लिश, जो उसका लाइफ एंड लेटर है वो हरिहत दास बुक में पब्लिश किया गया। उसमें क्या रिवील्ड किया गया है, तोरू दत्त की फ्रैंकनेस, सेंसिबिलिटी एंड चार्मिंग, गुडनेस, सिंप्लिसिटी, ये सारी उसकी क्वालिटीज हैं। वट इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव अबाउट हर वर्क, एम के नायक ने उसके लिए ऑब्जर्व किया है, इट्स virtually टोटल फ्रीडम फ्रॉम इमिटेशन इन एन एज व्हेन मोस्ट राइटर वर इन देयर आर्टिस्टिक स्वेडलिंग क्लोथ। मतलब इतनी छोटी उम्र में उसने कोई भी इमिटेशन की हेल्प नहीं ली, कोई भी नकल की सहायता नहीं ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।